Assalamualaikum student, I am chemistry instructor मोहम्मद उमेर, पाकिस्तान फर्स्ट ईयर ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से, जहां आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, फ्री क्विजेस, फ्री पीपीटीज एंड 5 ईयर सॉल्व पेपर जो है वो वन क्लिक के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर इजीली अवेलेबल है। आप हमें वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाला वीडियो लेक्चर और इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स केमिस्ट्री के हवाले से स्पेशली आप जो है वो ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 की अपनी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बना सकें। इसलिए वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम जो है वो आज जो स्टडी करेंगे वो है क्वेश्चन डेट इज बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो बोहर मॉडल था उससे हमें क्या फवायद हासिल होते हैं या उससे एटम के मुतालिक जो है वो क्या एप्लीकेशन जो हैं वो हमें जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। तो डेट इज द एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले आपने बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके जो मेन पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट थे, उनको हमने डिटेल के साथ स्टडी किया। और डियर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो आज जो है वो नए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वी ट्यूशन पर, वो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों और वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ट्यूटर से इजीली जो है वो वी ट्यूशन के ऊपर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, आपने आज का लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखनी है ताकि आपको जो बोहर की एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में मालूम हो। और जो बोहर की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, डेट इज द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसके अंदर आप जो है वो रेडियस ऑफ द एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी एटम का हमारे पास जो है वो स्पेशली ये बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, एप्लीकेशन थी, वो बेस करती थी ऑन हाइड्रोजन एटम के ऊपर। अगर एटम हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो किसी भी शेल के अंदर, या ऐसे एटम जो कि हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज की तरह अगर वो आयंस बनाकर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करें और ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन रखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम He जो है वो अगर +1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो हीलियम हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली लिथियम +2 हो जाए तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा जो कि उसके वैलेंस शेल के ही अंदर जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस आयन है या हीलियम +2 आयन है, इनके जो इलेक्ट्रॉन जिस वैलेंस शेल के अंदर ऑक्यूपाई हैं, उस वैलेंस शेल का जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, इससे कितना रेडियस है, कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो ये प्रेजेंट है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोहर रेडियस, बोहर कैलकुलेशन। तो हम इसको एटम को साइज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन अ वैलेंस शेल बाय यूजिंग बोहर मॉडल। तो डियर स्टूडेंट, स्टडी करते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम किस तरह यूज करेंगे और हाउ टू कैलकुलेट द nth ऑर्बिट ऑफ बोहर एटम्स। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास जो है वो डेट इज यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर आउटलाइन एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आयंस लाइक हाइड्रोजन। अगर वो हमारे पास nth ऑर्बिट से मुराद है कोई भी ऑर्बिट है, याद रखिए स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं होता कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, एक ही एनर्जी लेवल है या एक ही ऑर्बिट है। हाइड्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर 1 वाला, वो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो शेल टू शेल जो है वो जंप करता है अगर उसको एनर्जी मिलती है। वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर होगा, अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही उसका जो है वो वैलेंस शेल होगा। और उसी शेल से जब आप जो है उसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा कैलकुलेट करेंगे, ये रेडियस कहलाएगा। और ये अप टू nth ऑर्बिट मीन एनी ऑर्बिट के लिए। इसी तरह हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन आयंस लाइक आयंस, जैसा कि आपको बताया मैंने कि जिनके पास ऐसा आयन जो कि हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टीज को रखता हो। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल यूज होता है टू कैलकुलेट, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट एप्लीकेशन, जिनमें सबसे पहले है नंबर 1 रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हम सबसे पहले किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बाद
जो सेकंड हमारे पास है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, कि हम जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन का हमें मालूम हो जाए कि ये इस ऑर्बिट के अंदर है, उसका रेडियस, तो सेकंड जो हमारे पास आता है वो उसके बाद आता है स्टेप, दैट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जो कि हमारे पास जो है वो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट कहलाती है। अब वो जो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट होती है, याद रखें ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो इसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ये होता है कि हम जो है वो सबसे पहले रेडियस, फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो वो लो से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, और जब एनर्जी लॉस करेगा तो वो हाई से वापस लोअर ऑर्बिट के अंदर लाई करेगा। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन हाई टू लोअर ऑर्बिट आता है तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जब ये डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगी, इसको कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेडिएशन एमिट करता है जब भी हाई टू लोअर जंप करता है। जब वो रेडिएशन एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, रेडिएशन लाइट की फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, इनकी फॉर्म में एमिट करता है। अब इनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, एनर्जी होगी। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सेकंड हमारे पास वेव नंबर ऑफ फोटॉन आता है कि फोटॉन मीन लाइट, फोटॉन फोटो से निकला है, लाइट मीन फोटॉन स्मॉल पैकेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, जो कि इन डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती है, नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ओनली इन अ लाइन स्पेक्ट्रम, बिकॉज एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है ये लाइन स्पेक्ट्रम हुआ करता है। तो इसकी वेव नंबर का मतलब है कि उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो पास होती है थ्रू अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड, जो उसका जो नंबर आता है डेट इज वेव नंबर। इसको हम जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फोटॉन के केस के अंदर। तो ये सारी एप्लीकेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल की। अब हम इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन को कैलकुलेट करते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल यूज टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। किस तरह से हम जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बोहर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइक हाइड्रोजन एंड आयंस हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2। अगर हम जो है वो हाइड्रोजन के केस की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट, एज हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, जो हमारे पास आती है हाइड्रोजन एटम की, वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो मेरे पास इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो आएगी कि सेंटर में हाइड्रोजन के केस में मेरे पास जो है वो प्रोटॉन क्योंकि 1 होता है, सो हाइड्रोजन के पास सेंटर में एक ही प्लस चार्ज होगा, जिसको अगर मैं जो है वो रिप्रेजेंट करूं, Z इज द एटॉमिक नंबर। Z को हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ ये Z जो है वो मीन 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। अगर 1 प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है डियर स्टूडेंट। ये एक इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस जो है वो इन के शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, दिस इज के शेल। तो डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन का केस होता है जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब अगर डियर स्टूडेंट इसके लिए हाइड्रोजन एटम के केस में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और हम इस इलेक्ट्रॉन का अगर रेडियस कैलकुलेट करना चाहें इस सेंटर से, तो ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि लेट्स सपोज मेरे पास ये फर्स्ट शेल है, डेट इज nth शेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो सेंटर है जो कि प्लस चार्ज होता है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं ZE से। Z मीन एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और ये सेंटर न्यूक्लियस है जिससे मैंने Z एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया। लेट डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो कि के शेल में है, जो कि -4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसको मैं Ze प्लस से रिप्रेजेंट करता हूं, और इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करता हूं डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम है,
बट यहाँ पर कुछ केसेस हैं कि हमारे पास बोहर के ही पोस्टुलेट को अगर हम अप्लाई करते हैं, बोहर ने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूअसली इस फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। डियर स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो बोहर का ही था कि इसी के मेन पॉइंट से निकलता था कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है और न्यूक्लियस पर आप देख रहे हैं प्लस चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करे, तो डी स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस पर अट्रैक्ट हो जाए और न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाए, या इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व से एनर्जी लॉस कर ले। बट ये स्टूडेंट यहाँ ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये जो न्यूक्लियस प्लस चार्ज है जो कि सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन माइनस उसके अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है बट नॉट फॉल ऑन द न्यूक्लियस। इट मीन यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज इसलिए हुआ कि अगर इसके ऊपर जस्ट वन डायरेक्शन में फोर्स हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, बट ये रिवॉल्व कर रहे कंटिन्यूअसली और ये अट्रैक्ट नहीं होता न्यूक्लियस पे। इट मीन यहाँ पर टू इक्वल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही, टू इक्वल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इट मीन कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरी यहाँ पर वो फोर्स है जिसको सेंटर में रोटेट करा रही है। इट मीन जिस तरह आपके पास कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है तो सर्कुलर मोशन में रोटेटरी मोशन की वजह से उसके ऊपर टू इक्वल फोर्सेस होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। They are equal in magnitude but opposite in direction, so electron continuously revolve in a circle or a orbit. These forces are, the first force is Coulomb force or electrostatic force of charges, जिसे आप electrostatic force of charges और electrostatic force of attraction कह सकते हैं between plus and negative electron. And the second force that is centrifugal force। और dear student यहाँ ये जो centrifugal force है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराती है कॉन्टिन्यूसली इन अ शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आई और ये कौन सी फोर्स है? तो डियर स्टूडेंट ये जो सेकंड फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये mv²/r होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर these two forces, Coulombic force of attraction between the two charges, that is electrostatic force, and the other is centrifugal force, that is equal to mv²/r, equal in magnitude but opposite in direction, so electron continuously revolve around the nucleus in a fixed orbit or energy level। और यही दो फोर्सेस को मजबूर करती हैं कि ये रिवॉल्व करता है। डियर स्टूडेंट, अब इन्हीं टू फोर्सेस को हम यूज करेंगे इस एप्लीकेशन ऑफ बोहर के अंदर टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये फिनोमेना स्टडी कर लिया, उम्मीद करता हूं ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इन दो कंसेप्ट को, टू फोर्सेस को, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं राइट करूं कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F जो है वो इक्वल होगी हमारे पास के, जो यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, और फोर्सेस जो हमारे पास हैं वो है ZE प्लस इंटू E जो है वो माइनस और डिवाइडेड बाय यहाँ हमारे पास जो है वो r²। डियर स्टूडेंट, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो ये मेरे पास जो है वो F फोर्स है जो कि कूलम्बिक फोर्स है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ने ये बात कही थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बिटवीन देम, कि वो उनके चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन अगर चार्जेस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी प्लस और माइनस की, उतनी ही ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एंड जितना उन चार्जेस को एक दूसरे से आप दूर लेकर जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा करेंगे, इस वजह से उनमें जो फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये डिक्रीज होती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यही कूलम फर्स्ट लॉ, जो कूलम का लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ और कूलम लॉ ऑफ चार्जेस का, वो इक्वेशन 1 के अंदर अप्लाई हुआ है, प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन माइनस के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट, ये तो मेरे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ k की वैल्यू है, k इज कांस्टेंट एंड k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k जो है वो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर जो है वो mv स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ अगर मैं ये k की वैल्यू को पुट करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी f वो बनेगी f इक्वल टू k की वैल्यू पुट करने से z और e इंटू ई को मैं लिख सकता हूँ z e स्क्वायर, बिकॉज e याद रखें यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता, e यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक प्लस चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ही है जो कि माइनस चार्ज है। So Z E mean electrostatic charge due to proton and E minus mean electrostatic charge due to electron. So this is written as Z E square divided by 4 pi epsilon naught and m v square r square। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो वैल्यू इसकी इक्वल आ गई और ये आर स्क्वायर था और ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट अब ये यहाँ पर 1 के नीचे 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट मीन परमिटिविटी कांस्टेंट है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। इन चार्ज के दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए, तब जो है वो ये एप्लीकेबल होगा। मास यहाँ पर मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ दी प्रोटॉन एंड v मीन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, और ये मेरे पास यहाँ पर v जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली डियर स्टूडेंट अगर ये मेरे पास f इक्वल टू z ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया, इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 2। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो मेरे पास सेकंड फोर्स होती है डेट इज फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नेम देता हूं, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, डेट इज एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और ये एम वी स्क्वायर बाय आर डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर ये एफ और ये एफ सी एक दूसरे के इक्वल लेता हूं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास ये एफ और एफ सी एक दूसरे के इक्वल आने की वजह से जो मेन इक्वेशन आई है ये इसी वजह से इक्वेशन 2 बनी है, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाय आर अगर इस साइड होगा तो एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये आपके पास जो है वो आर स्क्वायर आता है और के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा जिसकी वैल्यू होगी। और ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 3, जिसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरे पास कंबाइन होकर आई है मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 आई है कि जो मेरे पास एफ जेड ई स्क्वायर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आई है। बिकॉज ये कैसे आई है डी स्टूडेंट, तो अगर मैं एक इक्वेशन को लिखता हूं एफ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास होती है एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, तो ये दो फोर्सेज इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास दो इक्वेशन आई हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब मैं ऐसा करता हूं कि ये जो मेरे पास, क्योंकि कैलकुलेट मैंने क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, तो डियर स्टूडेंट ये जो आर है ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर अगर मैं इस साइड छोड़ दूं, इस साइड डिवाइड हो रहा है और वहां जाकर एम वी स्क्वायर के साथ ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम वी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इससे आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं
तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि एम वी स्क्वेयर और साथ में आर जो है वो डिनोमिनेटर से अगर इस साइड आकर मल्टीप्लाई हुआ, एम वी स्क्वेयर आर इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और m जो है वो जब आप यहां से यहां शिफ्ट करेंगे इसको, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये m जो है वो यहां आ जाएगा, तो एम वी स्क्र आर इक्वल टू जेड स्क्र बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब यहां से डियर स्टूडेंट मैं, क्योंकि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट मैंने कैलकुलेट करना है, तो r को मैं इस साइड छोड़ दूं, रीअरेंज करूं, तो r इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मेरे पास m और v स्क्वेयर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4, ये आप देख रहे हैं कि r की वैल्यू आती है और ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। बट यहाँ पर याद रखें ये z भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, m मास ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, बट वेलोसिटी स्टूडेंट आपने कैलकुलेट करनी होगी, और ये वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, और अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो तो उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ये यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ ये बोहर का ही पोस्टुलेट में अप्लाई करता हूँ, अकॉर्डिंग टू बोहर, यहाँ पर मैं रफ वर्क के अंदर लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट। बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है और वो एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ही मैं अगर v की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, तो मेरे पास v इक्वल आएगा एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई और m इंटू आर। तो यहाँ पर ये मेरे पास m वी आर से मैंने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि एन एच डिवाइडेड 2 पाई एम आर। अब डियर स्टूडेंट ये जो v की वैल्यू है इसको मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास r इक्वल हो जाएगा जेड ई स्क्वेयर, और यहां पर मेरे पास r इक्वल टू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m अपनी जगह पर, और m के साथ डियर स्टूडेंट में यहाँ पर v की वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि मेरे पास एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि v के ऊपर जो है वो स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा मैंने यहाँ v की वैल्यू जो है वो पुट कर ली यहाँ पर इस जगह में, और ऊपर स्क्वायर आएगा। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद आपने किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसके बाद आपने सॉल्व इस तरह से करना होगा कि याद रखिएगा आप जो है वो यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए कि आपने जो है वो स्क्वायर को ओपन करना है, और स्क्वायर को आप ओपन इस तरह से कर सकते हैं कि जस्ट आप जो है वो वैल्यूज को जो है वो सॉल्व करें, तो आप जो है वो रेडियस ऑफ दी nth ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, यह आपने देखना है कि यहाँ पर जो है वो r के लिए मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं और इसके बाद मैं r को यहाँ पर सॉल्व करूं, तो मेरे पास जो है वो r इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और m, और इनटू अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूं तो n पे भी स्क्वायर हो जाएगा, h पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 4 हो जाएगा, इसी तरह पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने सब पर स्क्वायर को ओपन करना है। अब स्टूडेंट यहाँ ये जो थर्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में आपको पता है ये सबसे ऊपर एज सच इसी तरह चली जाती है, मैथमेटिक का रूल है। तो r इक्वल टू जेड ई स्क्वायर एन टू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर भी डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और n स्क्वायर और s स्क्वायर आ जाएगा। मैंने जस्ट इसको यहाँ से यहाँ थर्ड से फर्स्ट पर शिफ्ट किया, और इनकी वैल्यूज जो है वो डियर स्टूडेंट चेंज नहीं होती, माइनस में नहीं जाती जब भी थर्ड से जाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इस तरफ ये r का स्क्वायर है और इस तरफ ये r है। अगर मैं r को डिवाइड करूं दोनों साइड पर,
और यहाँ पर भी r को मैं डिवाइड करूं तो ये r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला r जो है वो इस r से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 0 बच जाएगा और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये r बच जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस r को यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहूँ और इस r को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसके साथ ये जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और जो इस साइड इसके साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है ये उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कन्वर्ट नोमिनेटर एंड नोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। तो मेरे पास r जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा z e स्क्वायर इनटू 4 पाई स्क्वायर और m स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दें। ये 4 जो है वो इस 4 से कैंसिल होगा, ये जो पाई है ये मेरे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये m जो है वो इस m के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स रह जाएंगे वो इक्वेशन के वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट। तो रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो मेरे पास जो इसके बाद बच जाएंगे वो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर राइट करता हूँ, डेट इज r इक्वल टू जो कि मेरे पास जो है वो r रह जाएंगे और वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इस साइड राइट करता हूँ दोबारा से, इक्वेशन नंबर 4 को मैं अरेज करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फिर इसको इसी तरह जो है वो r इक्वल टू लिख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो 4 कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट और साथ में आप n का स्क्वायर h का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आप z e स्क्वायर और साथ में 4 आपका कैंसिल हो गया, जस्ट एक आपका जो है वो पाई रिमेनिंग है और एक आपका m रिमेनिंग है। तो डी स्टूडेंट r इसकी इक्वल है। अब इस सारी वैल्यू के अंदर स्टूडेंट आप देखें तो बाकी हर चीज कांस्टेंट है सवाए n के। n इज दी रेडियस और शेल नंबर, n आपका शेल नंबर होगा और साथ जो है वो आपके पास जो आपके पास यहाँ पर z होगा, ये z आपके पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि आपके पास जो है वो वेरीज करते हैं विद नंबर ऑफ एटम के साथ। तो ये आपके पास जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बाकी ऑल आर कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर बाकी जो है वो एप्सिलॉन नॉट और h स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पर पाई और साथ में आपके पास m जो है ये कांस्टेंट ले लेने हैं और आपने जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय z के साथ। जब आप यहाँ पर इसको z के साथ जो है वो कांस्टेंट ले लेंगे और z, तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट अब E जो है वो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। तो आपके पास जो है वो ये R इक्वल टू, डियर स्टूडेंट यहाँ जब ये इन सारे कांस्टेंट की आप वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है कांस्टेंट डेट, इसकी वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10 पावर जो है वो आपके पास जो है वो माइनस में आती है पावर में और ये भी कांस्टेंट है। एच आपका प्लेन्स कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34, आपने जूल सेकंड पढ़े था। और यहाँ पर आपका पाई 22/4 इसकी वैल्यू होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कांस्टेंट होता है जो कि आपके पास 9.11 इंटू 10 पावर जो है वो माइनस 31 किलोग्राम की इक्वल होता है। जब ये सारी वैल्यू आप कांस्टेंट को पुट करते हैं तो आपका वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू 0.529 और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z के साथ। z इज द एटॉमिक नंबर। और डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है, वो आपके पास Ze जो है वो 1 ही होता है। तो आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही होगा और आप जो है वो यहाँ पर इजिली जो है वो पुट कर सकते हैं। आप अगर n ऑर्बिट को कैलकुलेट करना चाहें, मीन अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन केस में आप 1 पुट करेंगे बिकॉज क्योंकि ये फर्स्ट शेल होगा तो 1 का स्क्वायर आपके 1 आ जाएगा। सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास जो है वो आंसर जो आएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 0.529 इंटू n आपने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पुट करना है, फर्स्ट शेल के लिए तो 1 का स्क्वायर और z आपका प्रोटॉन इसके अंदर 1 ही होता है तो 1 आप पुट करेंगे 1/1 1 आएगा और ये आपके पास जो वैल्यू आएगी r की इन केस ऑफ हाइड्रोजन वो 0.529 आ जाएगी।
और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 1 ही आ जाएगी। और आप यहाँ पर याद रखें जो यूनिट यूज करेंगे वो आप एंगस्ट्रॉम यूज कर सकते हैं, जो कि लेंथ की यूनिट है, जो कि वेरी स्मॉलर यूनिट है। इस तरह जो है वो आप रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए भी और किसी भी एटम के लिए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो डियर स्टूडेंट याद रखें ये जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, तो डियर स्टूडेंट आप रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो लास्ट इक्वेशन आई जिससे आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वो ये लास्ट इक्वेशन है। इसको आप जो है वो यूज करते हुए आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट इक्वेशन टू सॉल्व द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर आप फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में कैलकुलेट करना चाहें और वो इलेक्ट्रॉन 1 ही हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है इन फोर्थ ऑर्बिट के अंदर और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, तो आप जो है वो रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आपका 0.529 होगा मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पर 4 हो जाएगा बिकॉज आप जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं जो n स्क्वायर, वो n नंबर ऑफ शेल 4 शेल है और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वो 1 ही है। अगर वो हीलियम के अलावा लिथियम है या कुछ भी है लेकिन वो आयन की फॉर्म में होगा तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 4 16, 16 को आप 0.529 से मल्टीप्लाई करके आप रेडियस ऑफ द 4 ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह आप थर्ड के लिए आप 3 पुट करें, 2 के लिए 2। और यही यहाँ पर ड्रॉबैक है जो कि बोहर का ड्रॉबैक है रेडियस का, रेडियस ऑफ द बोहर का, कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल है कि अगर जिसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 1 ही हो और वो किसी भी शेल में हो तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका ड्रॉबैक था और ये इसकी एप्लीकेशन है कि आप इससे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी किया टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल के तौर पर भी और आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये लाजमी आता है एवरी ईयर के रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर आपने डिराइव करनी है, कैलकुलेशन करनी है, या आपको ये कहा जाता है कि आपने जो है वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है r फॉर एनी ऑर्बिट के लिए। और आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन चेंज होकर आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द nth ऑर्बिट डेट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आपने 0.529 को प्रूव करना होता है, उसके लिए आपने ये सारी कैलकुलेशन जो बोहर रेडियस की आपने आज डिराइव की है इसकी डेरिवेशन ये आपने राइट करनी होगी और अपने मार्क्स जो है वो फुल आउट ऑफ फुल आपने हासिल करने होंगे। तो ये डेरिवेशन की आपने प्रैक्टिस भी करनी है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये डेरिवेशन आती हो। अब स्टूडेंट आपने जिन स्टूडेंट ने अभी तक वी ट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देख सकें और आने वाला हर वीडियो लेक्चर उन तक इजीली जो है वो अवेलेबल हो और वो अपने 2023 एग्जामिनेशन को बेस्ट से बेस्ट बना सकें जस्ट अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.vtuition.com। इसके अलावा आप हमें अपनी क्यूरीज vtuition.community पर सेंड कर सकते हैं जहां आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा और आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।